हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सभी बच्चे फिट और फाइन होंगे। स्टूडेंट देखो, साइंस के जो वीडियोस हैं वो थोड़े से लेट से इसलिए बन रहे हैं क्योंकि क्लास 9th का भी वीडियो बनाना रहता है, आर एस अग्रवाल, एनसीईआरटी, फिर उधर फिर मैं क्लास 6, 7, 8 भी पढ़ा रहा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा, इसीलिए थोड़ा सा साइंस की वीडियोस में लेट हो रहा है। बाकी आप चिंता मत करो, आपको जिस भी चैप्टर का वीडियो चाहिए रहेगा ना, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं कोशिश करूँगा कि पहले उसी चैप्टर का वीडियो बना सकूँ। तो देखो, आज के वीडियो में ना हम लोग क्लास 8 जो चैप्टर 11 हमने भी कंप्लीट किया, रीड करके फोर्स एंड प्रेशर, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर आपने चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो आपको ऊपर आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, आई बटन में क्लिक करोगे ना तो भी इस चैप्टर के सारे एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे, और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ भी ऑल वीडियोस ऑफ चैप्टर 11 में क्लिक करना, तो इस चैप्टर के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो एक्सप्लेनेशन को अगर अच्छे से आप समझे रहोगे, यानी कि पूरे चैप्टर को अगर आप समझे रहोगे, तो क्वेश्चन आंसर आपको बहुत ईजी लगेगा। बाकी मैं कोशिश किया हूँ कि आंसर्स को एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए और याद करने में आसानी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करते हैं, आपके नोट्स कंप्लीट करवाते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा था हमसे फर्स्ट क्वेश्चन में, गिव 2 एग्जाम्पल ईच ऑफ द सिचुएशन इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि आप कहाँ पर पुश कर रहे हैं और कहाँ पर पुल कर रहे हैं जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग पुश का एग्जांपल देना और पुल का एग्जांपल देना, और साथ में वहाँ पर मोशन में भी चेंज होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास हम लोग पुश का दे देते हैं, तो ए हेवी बॉक्स एट रेस्ट इज पुश टू मूव इट फ्रॉम वन रूम टू अनदर। यानी कि मान लो बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है तो उसको हम लोग पुश करते हैं ताकि एक रूम से वो दूसरे रूम में चल जाए। तो यहाँ पर देखो, पुश का भी एग्जाम्पल हो गया और एक रूम से दूसरे रूम में जा रहा है, इसका मतलब उसके मोशन में भी चेंज हो जा रहा है, तो दोनों चीज़ हो गया। उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल दे दो कि ये जो प्लेयर होता है वो फुटबॉल को पुश करता है यूजिंग हिज फुट, यानी कि अपने पैर का यूज़ करके वो फुटबॉल को पुश करता है, तो उससे फुटबॉल का भी जो मोशन होता है उसमें चेंज हो जाता है। अगर फुटबॉल यहाँ पर है तो वो उड़ करके फुटबॉल यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आगे बोला जा रहा है कि 2 एग्जाम्पल ऑफ पुल, यानी हम लोग बोला गया था ना कि पुश का भी दीजिए एग्जाम्पल और पुल का भी एग्जाम्पल दीजिए। तो पुल यानी कि अपनी तरफ खींचना, तो रोप इज पुल टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल, यानी कुएं से हम लोग पानी को ऊपर निकालने के लिए क्या करते हैं, रस्सी को बांध करके बाल्टी में खींचते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हो गया कि खींचने के एग्जाम्पल दे दो, उससे क्या होगा, बाल्टी ऊपर आ जाएगा तो उसके स्टेट ऑफ मोशन में भी चेंज हो जाएगा और ये पुल का एग्जाम्पल हो जाएगा। सेम उसी तरीके से जो ड्रॉवर होता है, जानते हो ना ड्रॉवर, तो ये ड्रॉवर को हम लोग पुल करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं, तो उससे वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अलमारी वगैरह को भी ओपन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या फिर यहाँ पर आप दरवाजा को भी ओपन लिख सकते हो, यानी कि ड्रॉवर की जगह आप डोर भी कर सकते हो कि ड्रोर को हम लोग ओपन करने के लिए उसे पुल करते हैं, तो कुछ भी लिख सकते हो। ये सब आप अपने माइंड से लिखो, ये सिंपल सी क्वेश्चंस हैं, मैंने कुछ एग्जांपल तो यहाँ पर दे दिए, इसके अलावा भी आप लिख सकते हो और इजी जो आपको लगे। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें क्या बोला जा रहा, गिव 2 एग्जांपल ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाई फोर्स कॉज ए चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि ऐसे एग्जाम्पल बताओ जहाँ पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हो ना, तो जो भी हमारे पास सामान दिया हुआ है, जो भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, उसका शेप चेंज हो जाता है। जैसे मान लो कागज़ है, कागज़ को आप हाथ में से मोड़ दो तो उसका शेप पूरा चेंज हो जाएगा, आपने फोर्स अप्लाई किया तो वो चेंज हो गया। तो एक तो वो एग्जाम्पल हो गया। उसके अलावा 2 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिया है कि स्क्वीजिंग ए प्लास्टिक बॉटल चेंज द शेप ऑफ द बॉटल, यानी कि जब प्लास्टिक बॉटल को हम दबाते हैं जोर से, स्क्वीज करते हैं, तो उसका जो शेप होता है बॉटल का वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसी तरीके से डिफॉर्मेशन ऑफ बैलून बाय प्रेसिंग इट बिटवीन द हैंड, यानी कि जब हम लोग बैलून को दोनों हाथ से दबाते हैं तो उसका भी जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, वो डिफॉर्म हो जाता है, तो डिफॉर्मेशन करके लिख दिया मैंने। बाकी आपको और इजी लगे कुछ दूसरा आंसर तो कुछ और भी लिख सकते हो। कभी भी देखो, जो आंसर्स होते हैं ना, अगर वो समझने लायक आंसर है, एग्जाम्पल खास करके आपके डेली लाइफ से रिलेटेड अगर एग्जाम्पल वाला आंसर है तो उसको आप अपने माइंड से लिखोगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं कहलाएगा, और वो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने माइंड से आंसर लिख रहे हो। तो अब इसमें और भी आंसर अपने से ऐड करके लिख सकते हो, लेकिन 2 ही एग्जाम्पल देना, ये ध्यान रखना। चलो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक है, मैंने फिल कर लिया। चलो जल्दी समझा देता हूँ मैं आपको कि टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम ए वेल वी हैव टू ब्लैंक एट द रोप, यानी कि हम लोग रोप को क्या करेंगे, अगर अपने को वाटर निकालना है कुएं से तो हम लोग रोप को पुल करेंगे, खींचेंगे अपने तरफ, तभी ना पानी निकलेगा, तो बस पुल कर दो इसमें। फिर ये चार्ज बॉडी अट्रैक्ट एंड अनचार्ज बॉडी, हमने फोर्स के बारे में पढ़ा था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, उसमें क्या होता है कि जो एक चार्ज बॉडी होता है वो अनचार्ज बॉडी को अपनी तरफ खींचता है। जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि अपने बाल पे आप अपने सर में क्या करो, एक पेन को रगड़ो, ठीक है, अपने सर में आप अपने एक पेन को रगड़ना, और फिर पेन को क्या करना, कहीं पर जहाँ पर धूल वगैरह हो या फिर मान लो छोटे छोटे कागज के टुकड़े कर लो और कागज के टुकड़े के ऊपर में ले जाओ पेन को, तो आप देखना कि जो आपने सर में रगड़ा है ना उस पेन को, तो उससे वो क्या हो गया, चार्ज हो गया है, और वो फिर दूसरे अनचार्ज बॉडीज को, जैसे धूल हो गया या फिर कागज के छोटे छोटे टुकड़े हो गया, उनको अपनी तरफ खींचता है। कभी भी ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो जो चार्ज बॉडी होता है वो अट्रैक्ट करता है अनचार्ज बॉडी को, ठीक है, और दूसरे चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट करता है। बाकी यहाँ अनचार्ज लिखा है तो अनचार्ज ही समझो फिलहाल आप। अगला जो सी वाला क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा
कि टू मूव ए लोडेड ट्रॉली वी हैव टू ब्लैंक इट, यानी कि एक लोडेड ट्रॉली है, यानी कि बड़ा सा ट्रॉली है भरा हुआ, आप मॉल वगैरह में जाते हो ना सामान लेते हो ना ट्रॉली, वो ट्रॉली है, तो उसको अगर आपको मूव करना है, हिलाना है, मान लो आगे ले जाना है, तो हम लोग क्या करेंगे वहाँ पर पुश करेंगे, और अपने तरफ इधर अगर खींचना है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, पुल करेंगे उसको। तो इधर पुश और पुल, या तो पुश करेंगे या तो पुल करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट रिपील्स द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। हमने एक एग्जाम्पल देखा था बुक जब आप रीड करे तो उसमें कि जब हम लोग मैग्नेट को रखते हैं तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपस में एक दूसरे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, दोनों एक दूसरे को चिपकाते हैं अपने तरफ। और नॉर्थ की तरफ भी अगर आप दूसरे मैग्नेट से, ये हमारा मैग्नेट हो गया और दूसरा भी एक मैग्नेट हो गया, और इसका भी इधर नॉर्थ है और इधर इसका यहाँ पर नॉर्थ है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर भगाएंगे। आप इसको इसके पास ले जाओगे ना तो ये वाला थोड़ा और आगे भाग जाएगा, तो रिपील्स उसको बोलते हैं, यानी कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं भाई, प्रतिकर्षण। हाँ, प्रतिकर्षण बोला जाता है, यानी एक दूसरे को दूर भेजना, ठीक है, तो उसको रिपेल्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो नॉर्थ पोल जो होगा दूसरे नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, उसी तरीके से साउथ पोल रहेगा तो दूसरे साउथ पोल को रिपेल करेगा, और नॉर्थ पोल अगर इधर है दूसरे साइड साउथ पोल है तो वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप समझ करके लिखना एग्जाम में। चलो अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, उसको समझ लो। यहाँ पर हमको एक आर्चर दिया हुआ है जो स्ट्रेच कर रहा है हर बो वाइल टेकिंग एन एम एट द टारगेट, यानी कि वही जो क्या बोलते हैं तीर वगैरह चलाते हैं ना, वो क्या कर रहे हैं, एक अपने तीर को खींच रहे हैं इस तरीके से। तो शी देन रिलीज द एरो, उसके बाद वो अपना जो, इसे देखो इस तरीके से तीर है, इसमें जो ये लगा रहता है ना बाण, जिसको हम हिंदी में बाण बोलते हैं, भगवान जी वाला, तो ये जो है इसको ये खींच रही हैं और उसके बाद उसको रिलीज कर दे रही हैं। तो विच बिगेन टू मूव टुवार्ड द टारगेट, और इधर एक टारगेट है, तो यही जो तीर है आगे जाकर के उस टारगेट में लग रहा है। तो बेस्ड ऑन दिस इन्फॉर्मेशन फिल अप द गेप्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द फॉलोइंग टर्म। तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ हमको दिया गया है ना, इसके हिसाब से आप ये जो हमको क्या ऑप्शन दिए गए हैं उससे आप फिल इन द ब्लैंक्स करो। तो देखो सबसे पहले क्या हो रहा है कि टू स्ट्रेच द बो द आर्चर अप्लाई ए फोर्स दैट कॉज ए चेंज इन इट्स शेप, यानी कि जब हम लोग बो को खींच रहे हैं, यहाँ पर देखो यहाँ पर एक तार इस तरीके से लगा रहता है रबड़ की तार, तो इसको जब हम लोग खींचते हैं तो इससे क्या होता है, इसके शेप में चेंज हो जाता है। ये जो रबड़ है ना स्ट्रेच होता है, खिंचाता है, तो उसके शेप में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो कॉज ए चेंज इन इट्स शेप, यहाँ से आप शेप उठा करके इसमें लिख दोगे। अगला जो है कि द फोर्स अप्लाई बाय द आर्कर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स, यानी कौन सा फोर्स लगा रही है वहाँ पर, तो मस्कुलर फोर्स लगा रही है, अपने मसल वाला फोर्स लगा रही हैं। उसके बाद जो थर्ड वाला है उसमें हमको क्या बोला जा रहा कि द टाइप ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ए चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द एरो इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी देखो फोर्स दो टाइप का होता है, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो यहाँ पर वो जो हमारा चेंज हो रहा है इसके मोशन में, ये जो हमारा बो है, ये जो एरो है जो आगे बढ़ रहा है, तो इसके मोशन में चेंज हुआ, तो यहाँ पर किस वजह से ये चेंज हुआ, इसमें कौन सा फोर्स लगा, तो कॉन्टैक्ट फोर्स लगा। उसको हमने टच करके धक्का दिया यानी खींचा और फिर रिलीज कर दिया, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल कहलाएगा, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट में यही सब हमारा आता है, ये जो रिपील वाला फोर्स है ना, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और ये वैसे चार्ज वाला जो होता है ना, चार्ज बॉडी, ये भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। और अगर हमने इसको खींचा हुआ है, हाथ से फोर्स लगाया है, पैर से फोर्स लगाया है, किसी भी चीज़ से अगर हमने फोर्स लगाया है तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाता है। ये सब चीज़ें देखो मैंने चैप्टर में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप वो वीडियोस जरूर देख लेना, आपको ये सब चीज़ें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। फिर अगला क्या बोला जा रहा था डी नंबर वाले में, वाइल द एरो मूव टुवार्ड इस टारगेट द फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर ड्यू टू ब्लैंक एंड द ड्यू टू ब्लैंक ऑफ एयर। देखो दो फोर्स, कभी भी जब हवा में कोई भी चीज़ आगे बढ़ता है ना, चाहे वो इस तरीके से बढ़े चाहे वो ऊपर बढ़े, अभी ऊपर वाला भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है एक हमें रॉकेट वाला, उसमें आपको समझाऊंगा मैं कि कभी भी जब कोई भी चीज़ आगे बढ़े हवा में या ऊपर बढ़े तो वहाँ पर दो फोर्स काम करता है। तो ग्रेविटी काम करता है, ग्रेविटी उसको नीचे खींचता है, चाहे वो ऊपर जा रहा हो चाहे वो बगल में जा रहा हो, ग्रेविटी उसको नीचे ही खींचेगा। और दूसरा ये जो एयर है ना, यहाँ पर बहुत सारा एयर रहता है, तो एयर में फ्रिक्शन होता है। अगर आप देखना बहुत तेज दौड़ोगे ना तो आपको महसूस होगा कि एयर जो है आपको पीछे ढकेल रहा है, तो वही वहाँ पर फ्रिक्शन यूज होता है एयर का। उसी तरीके से जब रॉकेट वगैरह रिलीज किया जाता है ना, तो वहाँ पर फ्रिक्शन जो रहता है एयर का, यहाँ पर मान लो चारों साइड एयर भरा हुआ है, तो रॉकेट को वो फ्रिक्शन क्या करता है, थोड़ा सा अपोज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में वो ताकत लगाता है। जैसे बहुत तेज दौड़ना कभी भी, तो देखना कि जो एयर जो हवा है वो आपको पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि एयर भी जो होता है एक तरह से हमारे आसपास पूरे एकदम फैला हुआ है, तो उसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तेजी से तो वो आपको महसूस होगा। बाकी आप धीरे धीरे भी चल रहे हो तो भी आपके फ्रिक्शन काम कर रहा है एयर का, बाकी उस टाइम आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन जब आप दौड़ोगे ना तब आपको महसूस भी होगा कि जो हाँ एक्चुअल में एयर जो है हमको फ्रिक्ट कर रहा है पीछे साइड में। तो ये हो गया इसका आंसर डी तक। चलो जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, इसको कर लो। ये थोड़ा सा अजीब टाइप से क्वेश्चन है, बाकी इसको आप समझ लो, अच्छा ही क्वेश्चन है। इसमें आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है कि इन द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट्स एक्ट। यानी दो चीज़ें बताना है कि कौन सा वहाँ पर फोर्स लग रहा है, किस टाइप का फोर्स लग रहा है और उस किस चीज़ पे वो फोर्स लग रहा है।
कौन से सामान पर, किस ऑब्जेक्ट पर वो फोर्स लग रहा है। उसके अलावा आपको ये भी बताना है कि स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस, और वो फोर्स लगने से वहाँ पर हो क्या रहा है ये भी आपको बताना है। तो देखो पहला जो हमको दिया हुआ था एग्जाम्पल, पहला जो सिचुएशन दिया है, स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस, यानी कि जब हम लोग लेमन को अपने हाथों से, अपने फिंगर से जब हम लोग दबाते हैं उसके जूस निकालने के लिए, तो वहाँ पर कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो देखो हाथ से दबा रहे हैं तो मस्कुलर फोर्स काम कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा इन स्क्वीजिंग ए पीस ऑफ लेमन वी मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स, हम लोग मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं टू एक्सट्रैक्ट इट जूस, उसके जूस को निकालने के लिए। तो इसमें आप देखो इतना भी लिखो तो भी चलेगा, बाकी आप इसको डिटेल मिलना चाहो तो इस तरीके से भी लिख सकते हो कि दिस मस्कुलर फोर्स एक्ट ऑन द लेमन, यहाँ पर मस्कुलर फोर्स काम कर रहा है लेमन के ऊपर, और उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, तो द शेप ऑफ द लेमन गेट्स चेंज। ये चीज़ आपको लिखना ही पड़ेगा कि यहाँ पर हमसे बोला भी गया था कि जो इफेक्ट पड़ रहा है ना वो क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो वहाँ पर जो लेमन का शेप है वो चेंज हो जा रहा है, ये वही इफेक्ट पड़ रहा है वहाँ पर। उसके बाद जो बी वाला है उसमें क्या बोला जा रहा है कि टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथ, इसका कॉल आ रहा है, रुको एक सेकेंड कॉल रिसीव कर लें। ठीक है, बात होगी। अब हम लोग कहाँ पर थे, हाँ, टेकिंग आउट ए पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट, यानी कि टूथपेस्ट में से जब हम लोग पेस्ट निकालते हैं तो वहाँ पर भी क्या करें, हम लोग फिंगर का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि मस्कुलर फोर्स लग रहा है। तो इसको में भी आप लिख दोगे सेम इसी तरीके से कि वीज ओवर मस्कुलर फोर्स टू टेक आउट पेस्ट फ्रॉम ए टूथपेस्ट ट्यूब, द मस्कुलर फोर्स एक्ट ऑन द टूथपेस्ट ट्यूब, एज अ रिजल्ट द शेप ऑफ द ट्यूब गेट्स चेंज। यहाँ पर भी यानी कि देखो जो लेमन में हो रहा था ना सेम चीज़ वही हो रहा है, बस वहाँ पर हम लोग जूस निकाल रहे थे लेमन का, और यहाँ पर हमारा टूथपेस्ट में से वो निकल रहा है, टूथपेस्ट के ट्यूब में से टूथपेस्ट निकल रहा है। तो इससे सेम आपका पूरा हो जाएगा, स्टेटमेंट वगैरह सेम आंसर हो जाएगा, बस जहाँ जहाँ पर लेमन यूज़ किया था वहाँ पर आपने यहाँ पर टूथपेस्ट यूज़ कर लेना है। अगला देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रही है, थोड़ा सा अलग है कि ए लोड सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग वाइल इट्स अदर एंड ऑन द हुक ए फिक्स ऑन ए हुक फिक्स टू ए वॉल, यानी कि देखो बोल क्या रहा है कि एक दीवार है ऊपर में, उसमें एक स्प्रिंग इस तरीके से लटका हुआ है, ठीक है, स्प्रिंग बना लेते हैं, और इस स्प्रिंग में एक लोड है, लोड यानी कि कुछ भी वजन मान लो बाट वगैरह टांग दिया गया, बांध दिया गया है, तो उससे होगा क्या कि ये जो लोड है वो स्प्रिंग को नीचे खींचेगा, और स्प्रिंग उससे उसका स्प्रिंग का जो शेप होगा वो चेंज होते जाएगा, स्प्रिंग खिंचाते चला जाएगा। तो इसमें वही आपको लिख लेना है कि हेयर द सस्पेंडेड लोड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द स्प्रिंग एंड पुश द स्प्रिंग डाउनवर्ड, यानी कि जो लोड इसमें लटका हुआ है वो स्प्रिंग को क्या करेगा, नीचे खींचेगा, लोड लगाएगा अपने ऊपर। तो एज ए रिजल्ट द स्प्रिंग गेट्स स्ट्रेच, और स्प्रिंग क्या होगा, उससे स्ट्रेच होगा, खिंचाएगा। खिंचाने का मतलब क्या है कि उसका जो शेप हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, यानी जो इस तरीके से शेप है ना वो थोड़ा सा लंबा लंबा हो जाएगा, जिससे आप स्प्रिंग को खींचते हो तो इस तरीके से हो जाता है ना, सेम वैसी हो जाएगा। तो ये हो गया सी वाले का आंसर। डी में हमको क्या बोला था कि एथलीट मेकिंग ए हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट, यानी कि जो एथलीट होता है वो हाई जंप कर रहे हैं, ठीक है, हाइट को पार करने के लिए, किसी हाइट को पार करने के लिए वो हाई जंप लगा रहे हैं। तो कभी भी आपको अगर जंप लगाना हो ना तो आप एक चीज़ ध्यान रखना कि जितना ज़्यादा फोर्स ज़मीन के अंदर लगाओगे, जैसे आप यहाँ पर मान लो खड़े हो, तो आप जितना अपने पैर का फोर्स ज़मीन में लगाओगे उतना ही ऊंचा आपका जंप होगा। आप देखना कोई भी जो जंपर होता है ना वो अपने पैर को एकदम ताकत लगाता है ज़मीन की तरफ, और उसके बाद फिर वो जंप करता है एकदम हाइटेड। तो यहाँ पर भी उसका आंसर यही हो जाएगा कि एन एथलीट पुश द ग्राउंड, एथलीट क्या करता है, ग्राउंड को पुश करता है, ज़मीन को पुश करता है विथ हिज फीट, अपने पैरों से। हिज फीट एक्सर्ट ए मस्कुलर फोर्स ऑन द ग्राउंड, और उसका जो पैर होता है वो फिर क्या करता है, जमीन में मस्कुलर फोर्स लगाता है। तो दिस एलो हिम टू जंप ओवर द बार, और यही फोर्स क्या करता है, उसको फिर ऊपर से उसके यानी कि जंप करने में हेल्प करता है। एज अ रिजल्ट हिज स्टेप ऑफ मोशन गेट्स चेंज, और उससे उसका जो मोशन होता है वो चेंज हो जाता है, नीचे था वो उड़ करके हवा में पहुंच जाता है, जंप कर लेता है। कितना सिंपल है। तो मेन चीज़ें बस आपको बेसिक पता होना चाहिए, उसके बाद आंसर आपसे खुद ब खुद बन जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इसे कर लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा कि ये ब्लैक स्मिथ हैमर्स ए हॉट पीस ऑफ आयरन वाइल मेकिंग ए टूल, यानी जो ब्लैक स्मिथ होते हैं आप जानते हैं ना, ब्लैक स्मिथ किसको बोलते हैं, जो लोहा का सामान बनाते हैं ना, देखना आप लोहे को गर्म करके उससे अलग अलग चीज़ें बनाते हैं, उसको भी ब्लैक स्मिथ करते हैं। तो वो हैमर्स कर रहे हैं, यानी कि हथौड़ा मार रहे हैं किसी भी आयरन के ऊपर, एक आयरन को गर्म कर लिए उसके ऊपर हथौड़ा मार रहे हैं वो एक टूल बनाने के लिए। तो हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन, यानी कि किस तरीके का जो फोर्स है हैमर करने से, यानी कि हथौड़ा मारने से उस आयरन पे क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो देखो व्हेन ए ब्लैक स्मिथ हैमर से हॉट पीस ऑफ आयरन ही यूजेस मस्कुलर फोर्स, वो तो अपना मस्कुलर फोर्स लगा रहा है, और यही जो मस्कुलर फोर्स है वो चेंज कर देता है शेप में ऑफ द आयरन, यानी जिस भी आयरन से आयरन मान लो यहाँ पे रखा हुआ है, इसमें वो जो ब्लैक स्मिथ है ना वो हथौड़ा मारे पड़ा है, तो हथौड़ा लगा रहा है, इसका मतलब वहाँ पर वो क्या लगा रहा है, मस्कुलर फोर्स लगा रहा है। तो इससे ये क्या होगा ना और पतला होते जाएगा, मान लो उसको चाकू बनाना है तो ये चाकू और पतला होते जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सो दैट इट कैन बी गिवन ए डिजायर शेप, और फिर उसके बाद वो जो भी शेप देना चाहे उसको, चाहे डिजाइन देना चाहे इस तरीके से, चाहे इस तरीके से, कोई भी डिजाइन देना चाहे वो उसको डिजाइन दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, मस्कुलर फोर्स लग रहा है। कितना सिंपल क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं।
एन इन्फ्लेटेड बैलून। हाँ, ये भी क्वेश्चन देखो, ये हमारा ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा फोर्स होता है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है, देखो समझाता हूँ आपको। एन इन्फ्लेटेड बैलून वाज प्रेस अगेंस्ट ए वॉल आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विथ ए पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। यानी कि एक बैलून लिया गया, उसको थोड़ा सा क्या किया गया, एक कपड़े से, सिंथेटिक कपड़े से थोड़ा सा रब किया गया, रगड़ा गया उस कपड़े से बैलून को, और उसके बाद उसको दीवार की तरफ, एक वॉल है उसमें उस बैलून को क्या किया, प्रेस किया जा रहा है। ठीक है, बैलून थोड़ा खराब बना है, दीवार में उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। तो इससे हो क्या रहा है, तो इट वाज फाउंड दैट द बलून स्टिक टू द वॉल। इससे ये देखा जा रहा है कि जो बलून है वो वॉल पे चिपक गया। अरे भाई, यहाँ पर तो हमने गोंद तो लगाया नहीं था, हमने तो केवल रब किया था, तो चिपका कैसे। तो व्हाट फोर्स माइट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन बिटवीन द बैलून एंड द वॉल। तो आपको ये बताना है कि वहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है उस बैलून और वॉल के बीच में। तो एकदम सिंपल है, हमने पढ़ा था ना कि जब कभी भी हमारा चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी के पास जाता है तो आपस में एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, जैसे हमने आपको पहले भी बताया था अट्रैक्शन वाला में। तो यहाँ पर भी वही वाला काम कर रहा है अट्रैक्शन वाला। देखो, ऑन रबिंग एन इन्फ्लेटेड बैलून विथ ए पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ इट्स बिकम चार्ज। यानी कि वो क्या हो जा रहा है, चार्ज हो जा रहा है। जब हम लोग रगड़ रहे हैं ना, कभी भी किसी चीज़ को रब करने से उसमें चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, और ये चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करता है अनचार्ज बॉडी को। ये मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, वही बाल में आपको बोला था मैंने, सर में अपने क्या करना, पेन को रगड़ना और फिर बालू वगैरह के पास ले जाना, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि बालू उसमें चिपक जाता है। तो वही चीज़ यहाँ भी हो रहा है कि चार्ज बॉडी जो होता है अट्रैक्ट करता है अनचार्ज बॉडी को। तो यहाँ पर हम लोग को जो सिचुएशन दिया हुआ है, उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि व्हेन दिस चार्ज बैलून इज प्रेस अगेंस्ट ए वॉल इट स्टिक टू द वॉल। यानी कि जो चार्ज बैलून था, बैलून को रगड़ा गया तो उसमें चार्ज उत्पन्न हो गया, और उसको जब दीवार के पास जाकर के दबाया जा रहा है तो वो दीवार से स्टिक हो जा रहा है। और यहाँ पर जो फोर्स हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है। तो द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द चार्ज बैलून एंड द वॉल इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये हो जाएगा इसका कंप्लीट आंसर। चलिए 7 भी कंप्लीट हो गया, 8 वाला कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन ए प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन योर हैंड। यानी कि आपने क्या किया है, आपका ये मान लो आप हो, आपका ये हाथ है और हाथ में आपने एक बाल्टी को पकड़ा रखा है। ठीक है, ये आप जमीन से थोड़े ऊपर में हो, जैसे ये नीचे जमीन है, चलो आपको बना ही देता हूँ मैं पूरा। तो यहाँ पर देखो जमीन नीचे है, ये आपने बाल्टी को पकड़ा हुआ है। तो इसमें क्या बोल रहा है, डिस्कस वाई द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग ए चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। तो आपको ये बताना है कि जो फोर्स इस बकेट में लग रहा है, इस बाल्टी में जो भी फोर्स लग रहा है, उसके इससे मोशन में चेंज क्यों नहीं हो रहा, वो लटका हुआ क्यों है। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग इसको ऊपर खींच रहे हैं, हम लोग अपना मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, और सेम उसी टाइम ना ये बकेट को नीचे भी एक फोर्स खींच रहा है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटी वाला फोर्स। तो जितना फोर्स हम लोग ऊपर लगा रहे हैं उतना ही फोर्स नीचे लग रहा है, तो दोनों फोर्स क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पर बराबर हो जा रहा है। इस वजह से इसके स्टेट ऑफ मोशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, वो वहाँ पर एकदम खड़ा है चुपचाप से। यानी दो फोर्स जब आपस में अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो वहाँ पर जो नेट फोर्स होता है वो जीरो हो जाता है। इसके बारे में एकदम अच्छे से मैंने डिटेल में आपको चैप्टर में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इसको आप देखो इस तरीके से लिखोगे कि वी मेक यूज ऑफ मस्कुलर फोर्स टू होल्ड अ बकेट ऑफ वाटर अबव द ग्राउंड। हम लोग मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं इसको लटकाने के लिए अपने हाथ में। दिस मस्कुलर फोर्स एक्ट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दैट पुल द बकेट टुवर्ड्स द ग्राउंड। और ये जो मस्कुलर फोर्स है हमारा, ये एक्ट कर रहा है दूसरे साइड से, यानी कि जो हमारा ग्रेविटी वाला फोर्स है ना, उसके अगेंस्ट ये हमारा काम कर रहा है मस्कुलर फोर्स। तो द टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। यानी ये दोनों फोर्स क्या है, बराबर हैं। अगर उसका हम लोग परिणाम देखें तो उसमें वो बराबर फोर्स है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। हम लोग ऊपर लगा रहे हैं ताकत, ग्रेविटी भैया जो है वो नीचे ताकत लगा रहे हैं। तो देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन द बकेट इज जीरो। इसीलिए इसके ऊपर जो बकेट में जो फोर्स लग रहा है, नेट फोर्स, वो जीरो हो जा रहा है। हेंस देयर इज नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसीलिए उसके मोशन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। और फिर जब आप क्या करना, आपका हाथ जब दर्द करने लगेगा और जब आपने ताकत जो लगाया है, जो आपने मैग्नीट्यूड लगाया है, जो फोर्स लगाया है, वो आपका जब कम हो जाएगा, तब देखना कि जो ग्रेविटी है ज़्यादा हो जाएगा, तो वो आप धीरे धीरे आपका ना जो बाल्टी वो नीचे चलता जाएगा। और अगर आप उस ग्रेविटी से ज़्यादा ताकत लगा करके बाल्टी को और ऊपर खींच दोगे तो फिर बाल्टी ऊपर आ जाएगा। तो जिधर ज़्यादा फोर्स लगता है उधर ही हमारा क्या होता है, मोशन होता है। ये ध्यान रखना। ये हमने आपको चैप्टर में वो बॉक्स वाला जो फोटो बना हुआ था ना, उसमें आपको समझाया था। आपके दोनों दोस्त, बीच में बॉक्स रखा हुआ था, दो दोस्त एक इधर से फोर्स लगा रहा था, एक इधर से फोर्स लगा रहा था। तो जो ज़्यादा फोर्स लगेगा उसके साइड बॉक्स जाएगा। ये मैंने आपको वहाँ पर समझाया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट। ये 9 वाला कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है, वही रॉकेट वाला बोल रहा है जो मैंने आपको शुरू में समझाया था ना एग्जाम्पल, वही वाला यहाँ पर दिया गया है कि ये रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवार्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। यानी कि रॉकेट को यहाँ पर लॉन्च किया जाता है ताकि वो क्या कर सके, सैटेलाइट को जाकर के लगा सके ऑर्बिट में। ठीक है, तो नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड।
यानी आपको ये बताना है कि दो कौन कौन से फोर्स वहाँ पर काम करेंगे। जैसे ही रॉकेट ऊपर उड़ना शुरू करेगा तो वहाँ पर कौन कौन से फोर्स काम करेंगे। तो दो फोर्स कौन कौन से होंगे मैंने आपको बताया ना, चाहे कोई भी चीज़ हवा में ऐसे जाए चाहे ऊपर की तरफ जाए, वहाँ पर पहले तो उसको ग्रेविटी भैया नीचे खींचेंगे, तो ये तो ग्रेविटी काम कर रहा है, और दूसरा वहाँ पर जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो भी क्या करेगा, उसको फ्रिक्शन वहाँ पर पैदा करेगा। जो फ्रिक्शन जो रहता है उसको अपोजिट साइड में ताकत लगाएगा, यानी ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन उसको नीचे भेजने की कोशिश करेगा, लेकिन रॉकेट में इतना पावर रहता है कि वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही हो जाएगा कि द टू फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉकेट आफ्टर द आर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एक तो ग्रेविटी भैया यूज हो रहे हैं वहाँ पर, उसको नीचे खींच रहे हैं, विच पुल द रॉकेट टुवर्ड्स द ग्राउंड, एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू द अर्थ्स एटमॉस्फेयर विच अपोज इट्स मोशन। और वहाँ पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यूज हो रहा है, और वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, एटमॉस्फेयर लगा रहा है, यानी जो आसपास का जो हमारे हवा रहता है ना, वो एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन वाला फोर्स जो है वो लगाता है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। दोनों फ्रिक्शन दोनों फोर्स मैंने आपको बता दिया था पहले भी, और यहाँ भी ये हो गया एक्सप्लेन। चलो जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसको कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा कि व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ ड्रॉपर विथ इट्स नोजल कैप्ड इन द वाटर, एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू स्केप इन द फॉर्म ऑफ बबल। यानी देखो क्या हो रहा है ना, इसको आप देखे कहाँ पर होगा पता है, बचपन में या फिर आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे ना, तो उनके पास इस तरीके का एक क्या बोलते हैं, दवा पीने वाला बोतल हो, बोतल नहीं बोलते हैं यार, इसको नोजल बोलते हैं, इस तरीके से रहता है। यहाँ पर छोटा उसका रबड़ रहता है, ये रबड़ है, इसको हम लोग दबाते हैं हाथ से और इसको बोतल के अंदर डाल देते हैं। ये बोतल है ना, इसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है ना कि इसके अंदर दवाई भर जाता है ऑटोमेटिक। आप देखना ये लो आपके घर में होगा, कन्फर्म होगा, हर घर में रहता है, मेरे घर तो बहुत साल से है। ठीक है, तो ये लगभग हर घर में होता है, नहीं होगा तो अपने मम्मी से पूछना, वो जरूर बताएंगे हाँ बेटा ऐसा एक चीज़ होता है, इसमें इसे छोटे बच्चों को ना दवा पिलाया जाता है, आपको बचपन में दवा पिलाया गया होगा। तो इसको जब आप दबाते हो ना, यहाँ पर रबड़ रहता है ये, तो इस चीज़ को अगर आप दबाओगे तो यहाँ से क्या होता है, इसके यहाँ मान लो इसे दवाई है, यहाँ पर मान लो दवा भरा हुआ है, तो इसमें से ना एयर निकलेगा। ये जो नोजल है ना, ये उसका रहता है प्लास्टिक वगैरह का या कांच का रहता है, तो इसके अंदर एयर भरा रहेगा। तो जब आप यहाँ पर से दबाओगे तो इसके अंदर से एयर निकलेगा और बबल निकल जाएगा। ये हमसे यहाँ तक बोला गया है। अब आगे क्या बोल रहा है कि वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब, जब हम इसको छोड़ देते, इसी को बल्ब बोला जा रहा है यहाँ पर, तो जब हमने इसको दबाया था रबड़ को ना, अब इसको हम लोग छोड़ दिए तो वाटर गेट्स फिल इन द ड्रॉपर। तो अब क्या होता है कि जो वाटर होता है, वाटर यानी दवा, मान लो यहाँ पर हम लोग दवा का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो दवा ले लेते हैं, तो जो दवा होता है वो क्या होता है, इसके अंदर भर जाता है। पहले दवा नहीं था इसके अंदर, जब हमने इसको दबाया और फिर छोड़ दिया तब इसके अंदर क्या हो गया, दवा घुस गया। तो द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, तो बताइए कि जो ड्रॉपर की वजह से अब जो हमारा दवा जो निकला है, वो कितना कॉल आता है, छोड़ो बाद में बात करेंगे। तो क्या बोला था, द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर, जो वाटर यहाँ पर हमारा गया है ड्रॉपर के अंदर, वो किस वजह से गया है। तो देखो होता क्या है ना कि जब कभी भी कोई खाली जगह रहता है, जैसे यहाँ पर ये खाली जगह था, इसके अंदर खाली जगह तो नहीं था, पहले तो एयर भरा हुआ था, लेकिन जब हमने बल्ब को दबाया यहाँ पर तो इसके अंदर से एयर बाहर निकल गया। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। तो कभी भी जब कोई खाली जगह रहता है ना, तो उसके चारों साइड क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में भी हमने एकदम डिटेल में पढ़ा था चैप्टर में। ठीक है, वो भी मैंने आपको बताया था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सर के ऊपर लगता है और इतना ज़्यादा लगता है कि हमारा सर चपक जाएगा एकदम, हम लोग जमीन के अंदर धंस जाएंगे। लेकिन हम लोग धंसते क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर से भी एक प्रेशर लगता है जो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल कर देता है। ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में समझाया है, फिलहाल उसका काम नहीं करते। ये बता रहा हूँ मैं आपको कि देखो जब इसके अंदर से एयर निकल जाता है ना, तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो हवा में हमारा काम कर रहा है, ये पानी को बोलता है चल भैया अब यहाँ पर जगह खाली है तो दब जल्दी से। ये हमेशा हर चीज़ को ये दबाते रहता है, तो ये पानी को इधर दबाता है तो पानी को जगह मिल जाता है इसके अंदर घुसने का, तो ये पानी इसके अंदर घुस जाता है, पानी दवा जो भी कह लो आप, तो बस वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्यों हो रहा है, तो ये हमारा हो रहा है द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस तरीके से लिख दोगे, 4 एग्जाम्पल दिया हुआ था तो डी वाला में टिक लगा दोगे डायरेक्ट। बाकी इसको अगर आपके टीचर बोलते हैं डिटेल में लिखने के लिए, तो मैंने डिटेल में भी इसका आंसर लिख दिया है कि इस तरीके से आप लिख लो, आपका आंसर जो होगा कंप्लीट हो जाएगा। जो चीज़ मैंने समझाया ना वही चीज़ लिखा है कि द राइज ऑफ वाटर इन ड्रॉपर इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से होता है वहाँ पर ड्रॉपर के अंदर वाटर। अब क्यों होता है, तो व्हेन ऑल द एयर स्केप फ्रॉम द नोजल, यानी कि इस नोजल के अंदर से जब पूरा, कहाँ गया ये नोजल, हाँ ये इसको नोजल बोलते हैं, तो इसके अंदर से जब पूरा हमारा एयर निकल जाता है ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज एक्टिंग ऑन द वाटर, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो वाटर के ऊपर एक्ट कर रहा है, ये जो फोर्स है ना यहाँ पर प्रेशर जो है जो वाटर के ऊपर लग रहा है, ये क्या बोलता है कि फोर्स द वाटर टू फील द नोजल टू द ड्रॉपर, यानी वाटर को फोर्स करता है कि चल भैया तू जल्दी से निकल और जा करके नोजल के अंदर घुस जा, उस जगह को फुल कर दे। हमारे आसपास हर जगह जो है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है, हर जगह हमारा जहाँ जहाँ पर आपको खाली जगह दिख रहा है समझ जाना वहाँ पर हमारे एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो बहुत सारे प्रेशर हैं जो हमारे ऊपर यूज़ कर रहे हैं, जैसे ग्रेविटी वाला हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो गया जब हम चलते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एक्सप्लेनेशन, आप जो हमारा एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो था वो भी देख लेना, तब आपको और क्लियरली क्वेश्चन आंसर जो है वो समझ में आ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यहाँ पर कुछ अगला जो चैप्टर है उसे मैं आपको ऐसी तरीके से डिटेल में समझा भी दूंगा और उसे क्वेश्चन आंसर भी करा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।